इनफैक्ट कॉलेज टाइम के भी जब एग्जाम्स होते थे 3 घंटे के, मेरे 2 घंटे में पेपर्स हुए हैं। तो जब हम्म। मैं पेपर देती थी ना, तो एक दो बार टीचर्स ने खोल के देखा इसने कुछ लिखा भी है या ये बिना लिख के जा रही है। तो अगर नोट्स बनाने ही है तो उन 5 दिन का टारगेट लेके बनाओ कि आपका उस टाइम पे रिवाइज हो जाए। प्री इज द गेम ऑफ एलिमिनेशन बेसिकली, बाकी के गेम्स में सिलेक्शन हो रहा होता है। मैंने रियलाइज किया कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बेसिकली देख देख के कि अच्छा ये टॉपर क्या कर रहा है, मैं दूसरों का बहुत सुनती थी। थर्ड अटेम्प्ट में आई जॉइन लाइब्रेरी, तो वहां से पता चला अच्छा ये वाली बुक नहीं पढ़ी है, इसको नहीं पढ़ोगे तो प्री कैसे होगा। बहुत एन नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लिमिटेड स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़िए। मुझे बस जानना था कि कॉमर्स और अकाउंटेंसी में ऐसा क्या पढ़ाते हैं, ये रीजन था मेरा कॉमर्स और अकाउंटेंसी लेने का। Cracking the UPSC CSC, one of the toughest exams in India, often takes years and multiple attempts. Every bit of guidance and mentorship can make a crucial difference in your preparation. Hello and welcome. I am Pallavi and you are watching Indian Masterminds. Today we bring you the second part of our conversation with Ms. Tripti Kalhans, who secured AIR 199 in UPSC CSC 2023 without any coaching. In this segment, she shares valuable tips on choosing optional subject and preparing for both prelims and mains. Let's dive into the conversation. You mentioned that you gave your mains with optional public administration. I think it's quite popular optional among the aspirants. Still, you only gave one try with that optional. You were saying कि saturation आ गया था, but still I want to know in detail कि क्यों, what was the 2 3, maybe आपने कुछ तो बनाए होंगे pros and cons, जिसके बाद you decided no, I won't go with optional. You are saying fifth attempt was do or die, but then to take another new subject that was anthropology. So how did you came to that decision? जैसे एक दो बार नहीं होता ऑप्शनल में ना, तो दे कंपेयर कि भाई सब में आई एम गेटिंग गुड मार्क्स इन जीएस एंड ऑल, बट आई मतलब आई एम स्टकिंग बिकॉज ऑफ ऑप्शन, सो आई विल चेंज द ऑप्शन. You only had tasted that once. So how did you came to that decision कि I'll change the option? आई स्टार्ट विद लैक ऑफ गाइडेंस, मेरा पहला फैक्टर था। तो Hmm. ऑप्शनल की लिस्ट बनाते हुए वंस यू स्टार्ट की आपको कौन सा ऑप्शनल चाहिए, देयर वर 3 4 ऑप्शनल्स इन माइंड। बेसिकली कमिंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, मेरे लिए था कि एक कॉमर्स वाला, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आई वोंट बी टेकिंग बिकॉज उसका सिलेबस वाज क्लैशिंग विद सीए का सिलेबस बहुत ज्यादा। तो मुझे लगा कि ये तो प्रॉपर मुझे वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। Hmm. सो आई वांटेड कि लोगों की वीडियोस वगैरह देख के मैंने अपना ऑप्शनल्स डिसाइड किए थे। तो सोशियोलॉजी वाज वन, एंड पॉल साइंस था, ये सारे जो कॉमन ऑप्शनल्स चलते हैं। Hmm. एंथ्रोपोलॉजी वाज नॉट इन माय लिस्ट, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था एंथ्रोपोलॉजी भी एक ऑप्शन है जो मैं ले सकती हूँ। Hmm. तो फिर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस आई केम टू नो कि बहुत लिमिटेड होता है, उसको मल्टीपल टाइम्स इजीली हो जाएगा। Hmm. पहला रीजन ये भी था। दूसरे में मैंने देखा कि मेरे कुछ थियरीज थी कॉमर्स में जो मैंने बिजनेस में पढ़ी थी, मैथ्स लो वगैरह की, तो वो यहाँ पे मिल रही थी मुझे सिलेबस में। तो Hmm. मैंने कहा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो ठीक है, ये भी एक रीजन बन गया उसके लिए। फिर Hmm. तीसरा हुआ कि कुछ तो लेना ही है अब, तो ऑप्शनल में कुछ आप करो। मैंने सोशो पढ़ के देखा था, इनफैक्ट सोशो, तो मेरे को उसमें एनसीईआरटी जब मुझे मैंने पढ़ी तो मुझे उतना इंटरेस्ट उसमें ऑनेस्टली नहीं आया। तो ये Hmm. 3 4 रीजन थे, तो मैंने कहा मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लूंगी। Okay. फाइनली लिस्ट में वो डाल दिया। तो आई थिंक जब फॉर्म भर देते हो आप, उसके बाद में मैंने वो क्या हुआ कि मुझे पढ़ उस टाइम भी रियलाइज होता था कि हाँ मुझे इतना मजा नहीं आ रहा है इसको पढ़ते हुए। बट Okay. था कि कोई तो रखने, कुछ भी एक सब्जेक्ट आप रखोगे आपको पढ़ना है, एट द एंड आपको कोई भी सब्जेक्ट होगा पढ़ना है। तो मैंने कहा कोई नहीं, इसमें ही एफर्ट्स देते हैं। तो वो फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत पढ़ा था। थर्ड अटेम्प्ट पे मेरा पूरा फोकस था कि प्री वगैरह पे ही चल रहा था। थर्ड और फोर्थ में बहुत लिमिटेड मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। तो इस वजह से जब मैं फोर्थ के बाद, मुझे याद है दोस्तों के साथ बुक्स वगैरह लेने गई थी, तो एक दो दोस्तों ने एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स नोट्स दिए थे मार्केट से। तो जब मैंने, तब मुझे रियलाइज हुआ अच्छा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल्स की नोट्स तो मैंने उस टाइम पे पढ़े थे वो पेजेस, जब मेरा 21 का मेंस चल रहा था, ये तब की बात है। तो जब Hmm. मैंने वो बुक पढ़ी, पता नहीं क्यों उसी टाइम जब मैं मेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दे रही थी, मेरे Hmm. माइंड में तब भी क्लिक किया कि ये ऑप्शनल कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसमें कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। तो Hmm. जब मैंने फिर दिया था ना, तो मेरा माइंड मेकअप हो गया था, मुझे वो चीजें याद आई सब कुछ। तो मैंने तभी सोचा कि ऑप्शनल एक्चुअल में टॉपर्स बोलते हैं कि वो रखो जो इंटरेस्टिंग होता है, Right. हाँ. आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो मेरे लिए वो शायद एंथ्रोपोलॉजी था जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अब सब बहुत लोग हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा स्कोर करते हैं, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो मेरा Yeah. थोड़ा, मुझे साइंस वाली चीजें ज्यादा पसंद थी, तो Hmm. शायद ये ऑप्शनल ने वो चीज करवा दी यहाँ पे। Now that you are saying कि साइंस वाली चीजें पसंद थी, but still you went with commerce, was कोई special reason था when for इसका भी graduation? हाँ, इसका रीजन था। टेंथ में, टेंथ तक साइंस पढ़ी थी। Right. कॉमर्स ही ऐसा, क्योंकि आर्ट्स के भी सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह भी टेंथ तक पढ़े थे।
तो मेरे लिए ना मुझे बस जानना था कि कॉमर्स और अकाउंटेंसी में ऐसा क्या पढ़ाते हैं, बिकॉज साइंस का थोड़ा इस ये रीजन था मेरा कॉमर्स और अकाउंटेंसी लेने का। इनफैक्ट उस टाइम पे भी मेरे स्कूल टीचर्स तब भी बोलते थे कि यू आर अ साइंस स्टूडेंट, तुम कॉमर्स मत लो। तो लेकिन मैंने अपनी जिद पे ले लिया कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में देखना है। मेरे स्कूल में 2 साल पहले ही कॉमर्स अकाउंटेंसी ज्वाइन वो बैच भी आया था, उससे पहले सिर्फ साइंस का ही बैच चलते थे स्कूल में। तो ओके मेरे को आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने वो ले लिया कि ठीक है मैं देखूंगी कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में होता क्या है। वही एक रीजन था। ओके। एंड ये नोट्स वाली चीज जो आपने बोली दैट यू गॉट द नोट्स फ्रॉम द मार्केट, मुझे ये जानना है। मैनी टॉपर्स सम सेज कि टॉपर के नोट से उनका एक इम्पॉर्टेंट वो सोर्स मटेरियल होता है टॉपर्स के नोट, बट देन देयर आर फ्यू टॉपर्स हु सेज कि जस्ट गो विद द बुक, मेक योर ओन नोट्स बिकॉज दैट इज मच बेटर। व्हाट डू यू सजेस्ट कि should any aspirant whoever is preparing for UPSC should go for any topper's note or they should make their own? इट वर्क्स बोथ वेज एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब मेरा क्या है कि आई डोंट लाइक मेकिंग नोट्स, मेरा नोट मेकिंग इज नॉट माई फोर्टे। तो मेरे लिए होता है कि मुझे मुझे पढ़ने को बोल दो, मैं नोट्स नहीं बना पाती। मैं स्कूल टाइम से लेके कॉलेज से लेके जब भी मैंने प्रिपरेशन की, अभी भी लोग मुझसे मांग लेते हैं मैम नोट्स, आपके नोट्स। मैंने कहा मेरे नोट्स ही नहीं है, मैं बुक में ही पढ़ती हूँ, उसमें ही अंडरलाइन करती हूँ, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करती हूँ। तो हम्म इसलिए मैंने सिर्फ नोट्स लिए थे और उनको पढ़ा था। और ये मैंने मेरे भी जो एक दो फ्रेंड्स अभी जो बने हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं, उन्होंने भी नोट्स बनाए और इनफैक्ट नोट्स के भी नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स की लास्ट मोमेंट पे रिवीजन हो जाए। तो ये हम्म दोनों तरीके से वर्क करता है। जिनको नोट्स बनाना आता है, ये भी एक आर्ट मेकिंग है, नोट हम्म मेकिंग भी एक आर्ट है। तो मेरे लिए तो वो नहीं थी मेरे अंदर ये आर्ट, तो इसलिए मैंने नोट्स पढ़े थे। तो हम्म क्योंकि मुझे पढ़ते हुए लगता था एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो मेरे अंदर वो चलता था। तो इसलिए मैंने नहीं बनाए थे। I have been the victim of this since I don't know since my मतलब since ages like जब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जब से खुद से पढ़ना हुआ है ना, तो every line each paragraph will look ना important, सबको नोट कर लो, फिर then you feel कि फिर क्यों ही कॉपी में ओ एग्जैक्टली, क्यों ही कॉपी पेस्ट कर रहे हो। लिखते आई हैं। हैव ट्राइड, मैं भी जब बनाती थी तो मुझे होता था यार ये पढ़ूंगी तो बुक में से तो ये मिस हो जाएगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो मैं नोट्स में बना लूं। तो मैंने राइट इसलिए नहीं बनाया, मैंने कहा मल्टीपल रिवीजन ही कर लूंगी, वही बेटर है। राइट राइट। फिर since obviously but still after fifth attempt you are मतलब you are a topper, you have cleared the exam, अगर किसी को if you want to suggest कि नोट मेकिंग कैसे एग्जैक्टली की जानी चाहिए, बिकॉज आपने मल्टीपल नोट्स पढ़े होंगे डेफिनेटली, तो एक उस पर्सपेक्टिव से कि हाउ अ नोट शुड बी जो कि एक्चुअली दूसरों को भी हेल्प कर सकता है। आई थिंक नोट्स शुड बी वेरी क्रिस्प और टू द पॉइंट। नोट्स बनानी है तो इस पर्पज से बना लो कि जब हम मेंस दे रहे होते हैं तो हम्म हमारा फर्स्ट 3 पेपर्स होते हैं, फिर हमें 5 दिन का ब्रेक मिलता है स्पेशली फॉर ऑप्शनल। तो हम्म ऐसे नोट्स हो जो आप 5 दिन आप पढ़ लो, उस टाइप के आप नोट्स रखो कि आपके कीवर्ड्स हो, उस 5 दिन में आप उस चीज को रिवाइज कर पाओ, क्योंकि आपको ऑप्शनल के लिए सिर्फ 5 दिन मिलेंगे बीच में जो ब्रेक होता है। तो अगर नोट्स बनाने ही है तो उन 5 दिन का टारगेट लेके बनाओ कि आपका उस टाइम पे रिवाइज हो जाए। और GS1 और उसमें तो टाइम ही नहीं होता। आई थिंक GS3 के लिए भी थोड़े कीवर्ड्स ऐसे रखो कि 2-3 पेज के नोट्स होंगे वो, तो कि जो आप एग्जाम देने से पहले सुबह सुबह थोड़ा डेटा है या कुछ इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है जो एक एग्जाम में यूज कर सकते हो, वो नोट्स होंगे। बाकी तो मेरे अंदर वो है ही नहीं नोट्स बना। ओके। तो इफ यू वर नॉट कंफर्टेबल इन मेकिंग नोट्स, तो नाउ आई वांट टू आस्क यू कि फिर आंसर राइटिंग कैसे किया डील, बिकॉज इट्स आल्सो सेम थिंग काइंड ऑफ, अच्छा। यू नीड टू राइट ना, हाँ। बहुत बहुत सारे मेनी एस्पिरेंट्स और मेनी टॉपर आल्सो, यू विल टॉक एंड यू विल लिसन, मतलब से देखते हैं हम लोग, वो बोलते हैं कि अरे 3 अटेम्प्ट तक आई डिडंट मेक नोट्स, और मे बी आई वाज रीडिंग एंड स्टडिंग ओनली, आई वाज नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग एंड ऑल, सो दैट यू नो रिजल्ट कॉस्टेड मी। फिर देन इन दिस अटेम्प्ट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग एंड ऑल्सो, फिर उसके बाद हुआ। तो हाउ डिड यू यू नो डू डिड दैट? आई थिंक टचवुड इसमें स्कूल का भी एक रोल होता है कि मतलब बचपन से ही वो जो स्कूलिंग थी ना, तो मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे इंग्लिश के। तो उधर भी मजा आता था आंसर्स लिखना, उन्होंने थोड़ा सिखाया था, उस टाइम की चीजें भी याद आई थी इनफैक्ट यहाँ पे देते हुए। ऐसे वगैरह भी ऐसे ही अच्छा हुआ था थोड़ा, मतलब टीचर्स की गाइडेंस में। फिर मेरे अंदर थोड़ा सा टचवुड, मेरी स्पीड तेज है काफी। इनफैक्ट कॉलेज टाइम के भी जब एग्जाम्स होते थे 3 घंटे के, मेरे 2 घंटे में पेपर्स हुए हैं। कुछ बार तो ऐसा हुआ है कि टीचर्स, जब मैं एग्जाम देके निकल रही होती थी, कॉलेज के एग्जाम में आप पेपर देके जा सकते हो, तो जब हम्म मैं पेपर देती थी ना तो एक दो बार टीचर्स ने खोल के देखा इसने कुछ लिखा भी है या ये बिना लिख के जा रही है। तो वो मेरी स्पीड तो मेरी थी, वो थोड़ा मेरे अंदर वो प्लस पॉइंट था।
और आंसर राइटिंग यहाँ पे आई थिंक वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली, अगर पता है कि आंसर राइटिंग भी जब स्टार्ट करो, अगर आपके पास माइंड में कंटेंट नहीं होगा आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। राइट, तो हाँ। जब आप पढ़ लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस टाइम काम करेगा कि हाँ लिखना है। और स्टार्टिंग के आंसर्स तो नो डाउट सबके बेकार होते हैं, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि किस तरीके से लिखना है, आपको वर्ड लिमिट को कैसे रखना है, टाइम मैनेजमेंट तो चलो वो प्लस पॉइंट था। बाकी चीजें तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, और डेफिनेटली जब आप रिविजन करते हो आपके अंदर कंटेंट होगा माइंड में, तो आंसर्स में तो वो उतर आता है। तो you did practice for answer writing, ना? हाँ It हाँ wasn't like कि हाँ। you just नहीं नहीं नहीं। went into the exam hall and then बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि लास्ट मोमेंट तक they are just reading और studying और revising but they have not practiced, इस वजह से उनके एग्जाम्स भी छूटते हैं। So now, एग्जाम मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट में हुआ था कि जैसे आप बोल रहे हो ना, पढ़ के पढ़ते फिर लास्ट मोमेंट पे बस लिखे, मैंने 5 10 15 आंसर से ज्यादा मैक्सिमम लिखे ही नहीं थे, बिकॉज मैं कह रही हूँ ना 3 अटेम्प्ट मेरा प्री नहीं था, तो मेरा फोर्थ पे तो फोकस ही प्री पे चला गया, प्री ही करना है। फिर जो मैंने 1 साल पूरा ब्रेक लिया है, इसमें 6 7 महीने तो मैंने सिर्फ आंसर राइटिंग ही की है। मैंने मतलब मुझे था कि मेंस मेरा पूरा प्रिपेयर होना चाहिए प्री पे फोकस करने से पहले। okay. तो नाउ जैसे बहुत, you are not the only one, there are many aspirants or even topper who get success after 3 4 attempts, और उनमें से भी बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो they don't get to clear prelims in 3 attempts 4 attempts, and then when they get to clear and they get that chance to write mains and face interview, they just secure rank. ऐसा होता है, मतलब prelims has become an obstacle. तो was it an obstacle to you, for you, first thing, and how did you cope up with all the mistakes जो you were doing in your earlier attempts? डेफिनेटली प्री इज एन ऑब्स्टिकल, मतलब टू दिस डेट इट इज एन ऑब्स्टिकल कि बिकॉज व्हाट हैपेंस इज प्री इतना डाइसी है कि यू नेवर नो द पर्सन हु हैज मेड टू द लिस्ट दिस ईयर वेदर ही विल बी इन द लिस्ट नेक्स्ट ईयर नॉट। इस साल भी ऐसा हुआ है, फिर बहुत सारे लोगों ने दिया दोबारा जिनका आया, अब उनमें से कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ। तो ये Right. चीज है, इसको आपको मेंटली अपने अंदर रखना है कि हाँ मेरे को 2 3 अटेम्प्ट भी 4 अटेम्प्ट लग जाएंगे। Hmm. प्री को मतलब प्री में बहुत कंपटीशन है, बिकॉज लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स और थाउजेंड्स में उनको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। Hmm. प्री इज द गेम ऑफ एलिमिनेशन बेसिकली, बाकी के गेम्स में सिलेक्शन हो रहा होता है। Hmm. तो वो एक ऑब्स्टिकल हो जाता है। अब उसको टैकल कर, वो प्रेशर ही अलग है, प्री का प्रेशर सबसे अलग होता है, क्योंकि मतलब आप मेंस तो तभी लिखोगे ना जब प्री क्वालिफाई होगा, इंटरव्यू में भी आप तभी जाओगे। तो वो मेरे लिए भी ऑब्स्टिकल था पहला, तो चलो मेरे लिए उसके ज्यादा मेंटली खुद को अपने आप को रखना कि 3 अटेम्प्ट में जब आप फेलियर देख रहे हो और नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको देना है, उस डर से कैसे निकला जाए। तो वो 3 अटेम्प्ट के जो ऑब्स्टिकल्स थे मेरे लिए था, फोर्थ में आते आते मैंने रियलाइज किया कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बेसिकली देख देख के कि अच्छा ये टॉपर क्या कर रहा है, मैं दूसरों का बहुत सुनती थी। 3rd अटेम्प्ट में आई ज्वाइन लाइब्रेरी, तो वहां से पता चला अच्छा ये वाली बुक नहीं पढ़ी है, इसको नहीं पढ़ोगे तो प्री कैसे होगा, अच्छा ये नहीं किया, ये नहीं करोगे तो कैसे होगा, तो मैं यही सब करती थी। तो Hmm. फिर फोर्थ में आके ना शायद मैंने रियलाइज किया कि यार एक बार अपने तरीके से करके देखते हैं इस एग्जाम को, दूसरों का बहुत सुन लिया कि अच्छा ये पढ़ते हैं, इतने मॉक्स दे देते हैं, इतनी बुक्स ले आते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा। तो फोर्थ वॉज द अटेम्प्ट की जिसमें मैंने एक्स्ट्रा बुक्स एलिमिनेट की थी अपने चीजों में से, मैंने किसी की नहीं सुनी थी। फिर Hmm. सिर्फ मैंने मॉक भी, इनफैक्ट शायद फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने तो मॉक भी नहीं लगाए थे। फिफ्थ में तो मैंने फिर भी 10 15 मार्केट से खरीद के मैंने 10 मॉक सॉल्व कर लिए थे, जो आते हैं ORN वगैरह में मिल जाते हैं। Hmm. फोर्थ में तो मैंने सिर्फ PYQ, सिर्फ और सिर्फ PYQs किए थे, उसको मैंने बहुत डिटेल में सारे 2014 से लेके जितने आ रखे थे वो सारे करके Hmm. अपने आप को बहुत, मैंने अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट किया कि यार इतना भी नहीं डरना है ना, थोड़ा खुद को ओपन तो करो एग्जाम में। तो तब मैंने वो अटेम्प्ट दिया था। फिर जब मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था ना, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ आपको यही प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मैं भी बोल रही हूँ ना अभी। अब लोग क्या करते हैं, आपकी पूरी चीज कॉपी कर लेते हैं 100%। आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज में से थोड़े उनके प्लस पॉइंट या स्मार्ट वर्क देख लो, Hmm. बाकी अपनी ही स्ट्रैटेजी चलाओ, वही वर्क करता है इस फील्ड में आई थिंक, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कोई किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, किसी का कोई सब्जेक्ट, तो उस Right. हिसाब से फिर आपको करना चाहिए इस एग्जाम को। Okay, तो if you have to suggest 2 things जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए if you are, appearing in prelims and you want to get success. मतलब टॉपर्स की बहुत पूरा उनकी पहला तो यही होगा कि उनको बिल्कुल पूरी तरीके से 100% नहीं फॉलो Blindly करना। मत follow करो और any topper. हाँ, और दूसरा होगा कि बहुत n नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लिमिटेड स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़िए, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा आपको मार्केट में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है ये बहुत नेचुरल हो जाता है, आपको दिखता है ना कि अब मार्केट में बुक है, सो यू वांट कि वो पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ लेता हूँ, मेरा कुछ मिस ना हो जाए। तो Mm-hmm. इससे बेटर है कि जो आपके पास बुक्स हैं उसको ही पढ़ो, बस वो बेटर, वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। But that will help you in the static portion. What about the हाँ, current affairs and all?
करंट अफेयर्स में भी देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज नाउ। तो हम्म। व्हाट आई डिड वाज कि मेरा तो द हिंदू स्टैंडर्ड था, मैं वही पढ़ती थी। और उसमें से मैं कीवर्ड्स मैंने पहले पढ़ी है, जो मंथली मैगजीन्स आती हैं वो, दैट डेफिनेटली हेल्प्स। लेकिन मेरे लिए क्या होता था कि मुझे चीजें इतनी जल्दी नहीं याद होती है, मेरा वो पॉइंट था। तो मैं हिंदू रखती थी, उसके अलावा मैं डेली, क्योंकि हिंदू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिपीट होते रहते हैं, और हम्म। कुछ कीवर्ड जो मुझे दिखते थे मैं उनको गूगल करती थी बस, और फिर उसी से अपना पढ़ती थी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी, मैंने गलती मेरे लिए वो थी कि मैंने नोट्स बनाए थे, और पूरे 1 साल के नोट्स बनाए थे मैंने करंट अफेयर्स के। बट ओके। एंड मोमेंट पे मैं उनको रिवाइज ही नहीं कर पाई, वो इतने बल्क में नोट्स हो गए थे, आई थिंक 2 रजिस्टर भर दिए थे मैंने। तो ओके। लास्ट मोमेंट पे कोई रिविजन नहीं हुआ। तो मुझे हुआ कि नोट मेकिंग, वही मेरी आर्ट नहीं है, क्योंकि मुझे हर चीज इंपॉर्टेंट शायद लगती थी, मैंने सब बना दिया। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इतने क्रिस्प रखो कि आपके लास्ट मोमेंट पे वो रिवाइज हो पाए। ये राइट। सारी वो चीजें अपने आप में रखनी चाहिए। Okay, and about means, same thing. Two, three things that one should not miss if they are going, मतलब they are writing means. वर्ड लिमिट्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आई हैव सीन कि शायद नेगेटिव मार्किंग या कुछ होता है अगर आप वर्ड लिमिट्स क्रॉस करते हो। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वो वहां पे 3 घंटे लगातार लिखना है, और 2 घंटे के ब्रेक के बाद फिर 3 घंटे लिखना है। तो वो टाइम मैनेजमेंट, आपको सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, यू शुडेंट स्किप अ क्वेश्चन। नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, जो इतने सालों में पढ़ा है, कुछ डेटा आपके माइंड में होगा, वो सारी चीजें करना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नाउ मोस्ट ऑफ द फिर वही सेम, क्योंकि मैं जितने टॉपर्स का इंटरव्यू कर रही हूँ दे मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग मॉक से मे बी प्रैक्टिस होगी, बट शायद आपका उतना your preparation might not be stronger. If you want that, तो just focus on PYQs. What do you think on that कि क्या ज्यादा important है, mock test और PYQ solve करना? डेफिनेटली पीवाईक्यूज, Okay. मतलब बिकॉज पीवाईक्यूज तो यूपीएससी ने खुद डिजाइन किए हैं। तो आप यूपीएससी को अगर समझना चाहते हो तो वो पीवाईक्यूज से समझ सकते हो। तो पीवाईक्यूज जब आप करते हैं तो आपको थोड़ा तो समझ में आने लगता है, अच्छा एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो क्या हमको हिंट दे रहा है, किस तरीके से चीजों को पढ़ना है। आप वो सारी चीजें करके जाओगे ना, तो आप मेंटली आपको ये नहीं लगेगा आपने कुछ नया ही पढ़ लिया है, कुछ नया देख लिया। तो Right. इसलिए बोलते हैं पीवाईक्यूज, क्योंकि मॉक्स तो एक इंस्टीट्यूट अपना, आई थिंक जो मटेरियल होगा उसके बेसिस पे चीजें डिजाइन करता है। और यूपीएससी के पास हमें नहीं पता उनका रिसोर्स क्या है, कहाँ से वो डिजाइन कर रहे हैं। तो आप वो पैटर्न करते हो तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि एग्जाम को आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है. On this line only, this will be my last question. Obviously I have few more questions about your personality and all. कि this I repeatedly hear this कि कि 1-2 attempts लग जाते हैं to know what UPSC expects from you. मुझे जानना है actually, have you figured out कि what UPSC actually expects from any aspirant or any topper? आई थिंक यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू बी नेचुरल। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की फैक्ट्री से निकला हुआ प्रोडक्ट उनको नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव यूपीएससी इज अबाउट, बिकॉज 2023 में उन्होंने सीसैट बहुत टफ किया था। उसके बाद उन्होंने मैंने बहुत साल से ये स्ट्रैटेजी देखी थी लोगों की, एलिमिनेशन मेथड बहुत चलाते थे कि ओनली वन, ओनली, मतलब वैसे ऑप्शंस आते थे, इधर ए, ई 1 2। तो बहुत एलिमिनेशन 2023 का जो प्री आया था यूपीएससी ने, एक वो उसके बाद मीम बना था कि एलिमिनेशन मेथड को ही एलिमिनेट कर दिया। सो Right. व्हाट यूपीएससी इज वांट्स इज कि आप इस कोचिंग के भ्रमचाल में इतना मत पढ़ो, आप मतलब खुद की स्ट्रैटेजीज बनाओ, एग्जाम को अंडरस्टैंड करो। रटने से ज्यादा आपको अंदर नॉलेज, रटना डेफिनेटली है इसमें, बट आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो आप ऑप्शंस आपके निकल के आएंगे, आपको समझ में आएगा कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन सही है। तो दैट इज व्हाट यूपीएससी वांट्स, आई थिंक। Okay, so you were listening to Ms. Tripti Kalhans. We hope you enjoyed our conversation. If you want to watch more such interesting conversation which can help you preparing for UPSC and CSC, then please like and subscribe our channel, and do not forget to press the bell icon to get instant alerts. Till then, this is Pallavi Priya signing off. Stay informed, stay curious, and stay tuned. Thank you for watching Indian Masterminds.